Hello friends, welcome to Government Job and Preparation. So 15 question we have done for prelims aims जो last year हुआ था. So we starting from the question number 16. अगर अभी तक आपने last video check out नहीं किया है तो please do it. So question is, a patient with chronic renal failure is likely to have which electrolyte imbalance? अगर patient को CKD है, chronic kidney disease है, तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस रहेगा उस कंडीशन में? आंसर नंबर 1 हाइपर कैलीमिया. उसको हमेशा हाइपर कैलीमिया लेगा, पोटाशियम बढ़ा हुआ रहेगा. इन रीनल फेलियर पोटाशियम एक्सक्रीशन इज इम्पेयर्ड लीडिंग टू हाइपर कैलीमिया विच कैन कोज कार्डियक अर्दीमियास. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद डिहाइड्रेशन. अगर डिहाइड्रेशन है पेशेंट को तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस रहता है? सो आंसर नंबर 2 हाइपरनेट्रीमिया. डिहाइड्रेशन कैन कोज हाइपरनेट्रीमिया बिकॉज डिहाइड्रेशन लीड्स टू वाटर लॉस मोर देन सोडियम लॉस. वाटर लॉस ज़्यादा होता है, सोडियम लॉस कम होता है, तो इसलिए सोडियम का एक्सक्रीशन नहीं हो पाता और वो दैट कोज हाइपरनेट्रीमिया. नेक्स्ट, नर्स इज एडमिनिस्ट्रिंग IV पोटाशियम विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. पोटाशियम अगर IV दे रहे हैं तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? राइट इज डाइल्यूट पोटाशियम IV फ्लूइड एंड गिव स्लोली. IV फ्लूइड में ही देना है, डायरेक्ट कभी भी पोटाशियम नहीं देना, एंड इट शुड बी गिवन स्लोली. पोटाशियम मस्ट नेवर बी गिवन एज ए बोलस. It should always be diluted is in IV fluid and infused slowly to prevent cardiac arrest. Next, a patient is recovering from a tracheostomy. The nurse should know that incision is made at which tracheal level. अगर patient को tracheostomy हुई थी and now he is recovering or she recovering, तो आपको क्या पता होना चाहिए कि tracheostomy कहाँ पर होती है? पूछने का मतलब ये है. सो राइट इज बिटवीन 2 सेकेंड एंड थर्ड ट्रेकियल रिंग. सेकेंड एंड थर्ड ट्रेकियल रिंग के बीच में होता है ट्रेकियोस्टमी. ट्रेकियोस्टमी इज यूजुअली परफॉर्म बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड ट्रेकियल रिंग अवॉइडिंग डैमेज टू क्रिकॉइड कार्टिलेज. ताकि क्रिकॉइड कार्टिलेज का डैमेज ना हो, इसलिए हमेशा सेकेंड एंड थर्ड ट्रेकियल रिंग में ही ट्रेकियोस्टमी किया जाता है. नेक्स्ट है, ए नर्स इज असेसिंग ए पेशेंट विद हेड इंजरी विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट कुशिंग टायर्ड. अगर पेशेंट को हेड इंजरी है, नर्स इज असेसिंग हिम, सो व्हाट विल बी कुशिंग टायर्ड? सो राइट आंसर इज 2 ब्रेडिकार्डिया, hypertension and irregular respiration. Patient will have bradycardia, low pulse level, hypertension and irregular respiration. So that is called Cushing triad. Cushing triad, a late sign of raised ICP that can cause bradycardia, hypertension and irregular respiration. Next question है, inner which of the following must be closely monitored. अगर IV मैनिटोल एडमिनिस्टर कर रहे हैं पेशेंट को तो व्हाट शुड बी क्लोजली मॉनिटर? सो राइट इज यूरिन आउटपुट. पेशेंट का यूरिन आउटपुट आपको स्ट्रिक्टली चेक करना है बिकॉज mannitol it's a osmotic diuretic and monitoring urine output ensure effectiveness and prevent renal complication. mannitol is a osmotic diuretics इसलिए यूरिन आउटपुट मेंटेन करना बहुत नेसेसरी है टू इंश्योर इफेक्टिवनेस एंड प्रिवेंट रीनल कॉम्प्लिकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेशेंट विद एडिसन डिजीज इज एट रिस्क ऑफ विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस. अगर पेशेंट को एडिसन डिजीज है तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस रहता है? So right is hyponatremia and hyperkalemia. Addison disease can cause hyponatremia, low level of sodium in blood, and hyperkalemia, high level of potassium. Because Addison disease due to adrenal insufficiency and that can lead to low aldosterone hormone. एडिसन डिजीज़ किस लिए होती है? एड्रिनल इनसफिशिएंसी, जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन लो सीक्रेट करता है एंड जिसकी वजह से सोडियम लॉस ज़्यादा होता है एंड पोटाशियम रिटेंशन होता रहता है.
नेक्स्ट, ड्यूरिंग CPR द रिकमेंडेड चेस्ट कंप्रेशन डेप्थ फॉर अडल्ट एड। CPR करते टाइम पे कितना डेप्थ होना चाहिए चेस्ट कंप्रेशन करने का? सो दैट इज़ 5 to 6 सेंटीमीटर, 5 to 6 सेंटीमीटर। According to AHA guideline, adult chest compression should be at least 5 centimeter but not more than 6 centimeter deep at a rate of 100 to 120 per minute. Next question, which of the following is the correct order of layers pierce during a lumbar puncture? कौन कौन सी लेयर लंबर पंक्चर के टाइम पे पियर्स होता है? सो ऑप्शन इज़ टू लॉन्ग। आपको इसमें से अकॉर्डिंग टू द सीरियल वाइज आपको बताना है कौन सा पहले आएगा, उसके बाद उसके बाद उसके बाद। सो राइट आंसर इज़ we have to see the explanation. Right is 1 6 3 4 9 ऐसे करके। तो सबसे पहले आता है स्किन। एक्सप्लेनेशन से हम अच्छे से समझेंगे इसको। द निडल ड्यूरिंग लंबर पंक्चर पासेस सीक्वेंशली थ्रू स्किन। सबसे पहले स्किन, देन सबक्यूटेनियस टिश्यू, देन सुप्रास्पाइनस लिगामेंट, इंट्रास्पाइनस लिगामेंट, लिगामेंटम फ्लेवम, epidural space, dura mater, subarachnoid space and pyometer and finally CSF। तो सबसे पहले स्किन, उसके बाद सबक्यूटेनियस टिश्यू, देन सबक्यूटेनियस टिश्यू, उसके बाद सुप्रास्पाइनस लिगामेंट। इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है बिकॉज स्किन और टिश्यू तो हमें पता ही है उसके बाद, लेकिन सुप्रास्पाइनस लिगामेंट, उसके बाद इंफ्रास्पाइनस लिगामेंट। टू थिंग यू हैव टू रिमेंबर। देन लिगामेंटम फ्लेवम, after that epidural space, dura mater. These are the meninges: dura mater, subarachnoid mater and pyometer, and after that CSF. So this is the sequence for lumbar puncture of needle piercing. Next, according to WHO IMNCI guideline, what is the recommended concentration of gentian violet solution for treating mouth ulcer? WHO के अकॉर्डिंग गाइडलाइंस, IMNCI गाइडलाइंस में जेनेटिव वॉयलेट सॉल्यूशन माउथ अल्सर को ट्रीट करने के लिए कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए? सो दैट इज़ ऑप्शन नंबर 2% जेनेटियन वॉयलेट 2% होना चाहिए। WHO IMNCI रिकमेंडेड 2% जेनेटियन वॉयलेट एज ए सेफ एंड इफेक्टिव लोकल एप्लीकेंट फॉर ट्रीटिंग माउथ अल्सर इन चिल्ड्रन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ गुलियन-बार सिंड्रोम? GBS का सबसे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है? सो दैट इज़ रेस्पिरेटरी फेलियर। इसमें वीकनेस ऑफ मसल्स होती हैं GBS में, एंड दैट कैन कोज रेस्पिरेटरी मसल वीकनेस एंड रेस्पिरेटरी फेलियर। द मोस्ट लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ GBS इज रेस्पिरेटरी फेलियर ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल, रिक्वायर ventilatory support. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई शुड एंटीकोएगुलेंट बी अवॉइडेड इन पेशेंट अंडरगोइंग कीमोथेरेपी? अगर पेशेंट कीमोथेरेपी में है तो एंटीकोएगुलेंट क्यों अवॉइड करना है? सो दैट इज ड्यू टू डिक्रीज प्लेटिलेट फ्रॉम द कीमोथेरेपी। ऑप्शन नंबर 1, ड्यू टू डिक्रीज प्लेटिलेट फ्रॉम कीमोथेरेपी से प्लेटिलेट लेवल कम रहता है, इसलिए एंटीकोएगुलेंट नहीं देना चाहिए। कीमोथेरेपी ऑफन कोज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया विच इंक्रीज ब्लीडिंग रिस्क, हैंस एंटीकोएगुलेंट शुड बी अवॉइडेड। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेथड यूज टू कैलकुलेट हार्ट रेट फ्रॉम अ ECG स्ट्रिप व्हेन द रिदम इज इरेगुलर? व्हाट इज द मेथड ऑफ यूज टू कैलकुलेट हार्ट रेट? ECG स्लिप से आप हार्ट रेट कैसे मेजर करोगे जब रिदम इरेगुलर है तो? सो दैट इज 6 सेकेंड स्ट्रिप मेथड। 6 second strip method. For irregular rhythm, 6 second strip method is preferred. Count the number of R wave in 6 seconds and multiply by 10. Count the number of R wave in 6 seconds and multiply by 10. That is the way to calculate from the ECG pulse. Next, a nurse is providing care for a preterm infant who is receiving KMC, kangaroo mother care. Nurse is aware that KMC should be continued until the infant reaches weight of. KMC कितने टाइम कितने वेट तक आपको मेंटेन करवा के रखना है?
सो दैट इज़ 25 ग्राम। जब तक बच्चे का वेट 2500 ग्राम नहीं हो जाता तब तक KMC रिकमेंडेड है। KMC is continued until the baby retained 2.5 kg, which is indicates stability and adequate growth. Next, what is the cardinal sign and common symptom of hypertrophic pyloric stenosis? Hypertrophic pyloric stenosis cardinal sign and common symptom क्या होता है? So that is projectile non-bilious vomiting and metabolic alkalosis. इसमें अगर स्टीनोसिस है तो हमेशा प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग आता है, तो हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टीनोसिस में प्रोजेक्टाइल नॉन बिलियस वॉमिटिंग एंड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस रहेगा इस कंडीशन में. इन्फेंट विद हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टीनोसिस टिपिकली प्रेजेंट विद दिस वॉमिटिंग पैटर्न एंड विजिबल पेरिस्टाल्टिक एंड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस. नेक्स्ट है, ए पेशेंट कम इन टू एमरजेंसी विद बर्न इंजरी 40%, व्हाट इज़ द फर्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन? अगर 40% बर्न इंजरी का पेशेंट एमरजेंसी में आया है तो व्हाट शुड बी द फर्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन? सो फर्स्ट प्रिवेंशन ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक. शॉक को सबसे पहले प्रिवेंट करना है बर्न के पेशेंट में. इन मेजर बर्न द प्रायोरिटी इज फ्लूइड रिससिटेशन टू प्रिवेंट हाइपोवोलेमिक शॉक ड्यू टू मैसिव फ्लूइड लॉस. Next, a nurse is caring for a patient who is receiving corticosteroid therapy. Steroid therapy पे है patient. Which of the following action is most important for the nurse to monitor? तो उस टाइम पे नर्स को क्या मॉनिटरिंग करना है अगर पेशेंट corticosteroid therapy पे है? So right answer is regular monitoring of RBS and blood pressure, क्योंकि स्टीरॉयड शुगर को बढ़ाते हैं, ग्लूकोज लेवल बढ़ाते हैं एंड धीरे धीरे करके BP भी बढ़ता रहता है. तो इसलिए RBS एंड ब्लड प्रेशर का मेंटेनेंस मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है. कॉर्टिकोस्टेरॉइड कैन कोज हाइपरग्लाइसीमिया एंड हाइपरटेंशन, सो मॉनिटरिंग ब्लड शुगर एंड BP इज क्रूशियल. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द करंट एस्टिमेटेड टोटल फर्टिलिटी रेट TFR ऑफ इंडिया एज ऑफ 2025? 2025 में इंडिया में टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है? सो दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3, 2 to 2.1. फर्टिलिटी रेट हमारे इंडिया में इतना है आजकल 2025 में. एज ऑफ प्रोजेक्शंस फॉर 2025 इंडिया TFR इज एक्सपेक्टेड अराउंड 2 to 2.1, नियरली रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी. नेक्स्ट, हाउ मेनी वैक्सीनेशन प्रिवेंटेबल डिजीज आर covered under NIS शेड्यूल ऑफ इंडिया? सो दैट इज़ 12. पहले 6 किलर डिजीज़ का चलता था बहुत पहले, लेकिन आजकल हो गया है 12. Currently the NIS National Immunization Schedule cover 12 vaccine preventable disease such as TB, polio, measles, diphtheria, etc. Next, what is the mechanism of action of injectable hormone contraceptive shown into the image? जो इमेज में आपको इंजेक्शन दिख रहा है दैट इज़ ए हार्मोनल इंजेक्शन, और पूछा है इसका काम क्या है, वाई इट शुड बी इंजेक्टेड. सो द आंसर इज इट इंक्रीज सर्वाइकल म्यूकस थिकनेस एंड सप्रेस ओवुलेशन. इट इंक्रीज सर्वाइकल mucus thickness and suppress ovulation. Depo-provera medroxyprogesterone act mainly by inhibiting ovulation and thickening cervical mucus to prevent sperm entry. So ultimately it's a family planning method. नेक्स्ट है, द कंसेप्ट ऑफ 4D इज एसोसिएटेड विद विच नेशनल हेल्थ प्रोग्राम? 4D किस नेशनल हेल्थ प्रोग्राम से एसोसिएट है? सो राइट आंसर इज RBSK, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, RBSA. एंड द 4Ds आर डिफेक्ट, डिजीज, डेफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट डिले आर स्क्रीन अंडर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम. नेक्स्ट,
In psychiatry ward, ECT procedure scheduled for a patient with massive depressive disorder. Which of the following is priority nursing pre-operative intervention? Psychiatry ward में patient is planned for ECT procedure and इसमें पूछा है what should be the nursing pre-operative intervention. So that is option number 3rd. Ensure NPO status of patient. Patient should be NPO before electroconvulsive therapy, ECT therapy. Before ECT, patient must be NPO, nothing by mouth, for at least 6 to 8 hours to prevent aspiration during anesthesia. So friends, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही. नेक्स्ट वीडियो विल डू द रेस्ट आउट क्वेश्चन. So till that time, watch the video, share, like and subscribe my channel. Thank you.